ओके गाइस, आज हम करेंगे एंटो 311 का नेक्स्ट टॉपिक गन्ने का तना छेदक। गन्ने का तना छेदक शुगर केन अर्ली शूट बॉरर। नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, तने का पेस्ट गन्ने का पेस्ट जो कि किस पर अटैक करता है, स्तंभ पर या इसके तने पर। तो बात करते हैं पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की। आपको इसका फाइलम पता है कि इंसेक्ट किससे कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। क्लास पता है इंसेक्ट की कौन सी है सॉरी इंसेक्टा। ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा और फैमिली इसकी है क्रैम्बिडी। और जीनस स्पीशीज की बात करें तो इसका जो जीनस है वो चाइलो, और जो इसकी स्पीशीज रहेगी वो इन्फस्कैटलस स्पीशीज होती है। तो इसके जो नाम से पता है कि ये गन्ने का तना छेदक इंसेक्ट है। मीन्स ये अटैक किस पर करता है, गन्ने के तने पर अटैक करता है। मीन्स इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो कौन सा है, स्टेम या तना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की या पोषक पौधों की। तो जैसे नाम से ही पता है कि इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो तना है। इसके साथ मक्का तथा ज्वार बाजरा आदि भी क्या है, इसके होस्ट प्लांट कहलाते हैं या ये इसके होस्ट प्लांट होते हैं। अब गन्ना इसको होस्ट प्लांट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इसकी एग लेइंग है वो गन्ने की लीव्स पर होती है और जो इसका लाइफ साइकिल है वो गन्ने पर पूरा होता है, इसलिए ये इसका होस्ट प्लांट जो मेनली क्या रहता है, गन्ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वितरण की या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हम इसका फर्स्ट तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इंडिया में कहाँ है, और सेकंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। तो वर्ल्ड वाइड की जब बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड में बर्मा, जापान, कोरिया आदि देशों में क्या है, ये इंसेक्ट पाया जाता है। और जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसे प्रदेश जहाँ पर गन्ने की फसल को बोया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश आदि में क्या है, गन्ने की फसल को बोते हैं या गन्ने की फसल की पैदावार की जाती है। तो इस इंसेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन प्रदेशों में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका डैमेज। अब डैमेज में आपको पहले भी बताया, तो एक इसकी क्या कंडीशन होती है, इसके लार्वा, ठीक है, और सेकंड इसका होता है एडल्ट। तो लार्वा या एडल्ट दोनों ही जो स्टेजेस हैं वो क्या कर सकती हैं, इनको हानि पहुंचा सकती है। तो इस कंडीशन में, इस इंसेक्ट की कंडीशन में क्या है, जो लार्वल स्टेज है वो हानिकारक होती है, वो इसको प्लांट्स को या क्रॉप्स को हानि पहुंचाती है। तो लार्वल स्टेज कौन सी है, जिसको सुंडी भी कहा जाता है। और अधिकतर क्या है, जो क्षति वाली अवस्था है, क्षति करने वाली, डैमेज करने वाली अवस्था क्या रहती है, सुंडी ही रहती है। ये क्या करती है, जमीन के सहारे, मीन्स जो जमीन के पास उसका तना होता है, स्टेम होता है, उसके अंदर छेद कर कर उसके अंदर घुस जाती है और पूरे तने के अंदर नीचे से लेकर ऊपर की तरफ, जैसे स्टेम है तो यहाँ से ये एंटर करती है और इस तरह इस तने के अंदर ऊपर तक पूरी की पूरी जो इसके फाइबर्स हैं, इसके जो तंतु हैं, उनको खाते हुए पूरी सुरंग की तरह बना लेती है। और इससे क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो, तने के पास की जो पत्तियां वो सूख जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, पौधा सूखकर डेड हर्ट बन जाता है और इसकी बड्स भी सूख जाती हैं। तो डेड हर्ट जो होता है उसमें उसमें एक स्पेसिफिक ये होता है कि जो इसकी अविकसित पत्तियां होती हैं ना, उसको छोड़कर बाकी पत्तियां इसकी हरी ही रहती हैं, ग्रीन कलर की ही रहती हैं।
परंतु इसमें क्या होता है, जो डेड अर्थ प्लांट्स बन जाते हैं, वो डेड अर्थ प्लांट्स क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, जो थोड़ा सा मतलब झटका लगने से या खींचने से आसानी से निकल जाते हैं। और ये जो डेड अर्थ प्लांट बन जाते हैं, डेड अर्थ प्लांट में स्मेल आने के कारण ही पता लगता है कि ये जो डैमेज प्लांट है या जो ये डेड अर्थ प्लांट है, ये यहाँ पे है। इट मीन्स कि इस फसल पर स्टेम बोरर का अटैक हो चुका है। तो इससे 25 to 30% फसल भी डैमेज हो जाती है। और उत्तर भारत में कब इसका अटैक होता है, अप्रैल से लेकर जून। मीन्स ये कब एक्टिव रहते हैं, अप्रैल से जून। सिंपल सी बात है कि अप्रैल से लेके जून तक की बात है। मीन्स ये गर्मियों में कंपैरेटिवली अधिक एक्टिव रहते हैं बजाय सर्दियों के। और जब इस लार्वा को भोजन नहीं मिलता तो ये उस प्लांट्स को छोड़कर, कि पहले वो डेड अर्थ बन गया तो नेचुरली अब इसको और लीव्स चाहिए ना, जिसका ये रस चूसेंगे, या जो स्टेम और नया स्टेम चाहिए ग्रीन वाला, जिसमें ये सुरंग बनाएंगे, तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मूव कर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लाइफ साइकिल की। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है कि हमने पहले भी बात करी है कि या तो हमारे पास लाइफ की कितनी स्टेजेस है, 3, और या क्या हमारे पास लाइफ की स्टेजेस कितनी है, 4। तो अब इस जब इंसेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो इसकी लाइफ की स्टेजेस है वो है 4। फर्स्ट हमारे पास एग, सेकेंड जो इसका जो कैटरपिलर है या सुंडी जिसको कहते हैं, थर्ड प्यूपा, एंड लास्ट इज एडल्ट। अब आप इस कैटरपिलर को ध्यान से देखो। अगर आपको इसका एग्जांपल मैं बताऊं कि हमारे पास अपने जब हम हरे चने लाते हैं तो हरे चने में ग्रीन कलर की या कभी कभी ऑफ वाइट कलर की ऐसी सुंडियां पाई जाती हैं। तो वो क्या है, लीव्स के ऊपर ही रहती है। लीव्स के ऊपर रहने के कारण क्या है, वो हमारे घरों तक भी इस लीव्स के या इस जो प्लांट्स के साथ पत्तियों के साथ पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा होगा ना, उसके हर एक सेगमेंट में इस प्रकार के छोटे छोटे लेग्स निकली होती हैं, और ऐसे बॉडी पर उसके ऐसे ही हमें दिखाई देता है जैसे कांटेनोवा ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक्चुअली वो उसके ऊपर हेयर होते हैं। तो वो धीरे धीरे रेंग रेंग कर एक एक सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार क्या करते हैं, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स की पत्तियों तक भी पहुंच जाती है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेज क्या है, एग क्या है, फीमेल इंसेक्ट के द्वारा दिए जाते हैं। जब कॉपुलेशन की क्रिया होती है वो कब होती है, कॉपुलेशन की क्रिया के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग कब करते हैं, वो रात में। और कब करते हैं, जब पत्तियों की नीचे की सतह होती है, नीचे की सतह में जो स्टेम की साइड की सतह होती है, वहां पर ये ग्रुप में एग देते हैं। और ये जो एग है वो कैसे दिए जाते हैं, जनरली एग क्या है, ग्रुप में दिए जाते हैं। और ग्रुप में या 2-3 टाइप्स, जैसे कोई कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइन बनाकर लाइंस में इस प्रकार से लाइन में एग लेइंग करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे पास पास एग लेइंग करते हैं ना। और लेकिन इस इंसेक्ट में क्या है कि जब एग लेइंग की जाती है तो ये एक ऊपर ऊपर ही एग लेइंग की जाती है। इस तरह से पूरा जो ग्रुप है वो एक अंडे के ऊपर दूसरे अंडे को देकर ग्रुप बना दिया जाता है। और 2-3 लाइंस के ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर ही एग दिए जाते हैं। और ये एग लगभग 30 होते हैं, एक ग्रुप के अंदर 30 एग दिए जाते हैं। और ये जो इसके एग हैं इस बोरन के, वो छिलके की तरह दिखाई देते हैं। और इसका जो हैचिंग टाइम है या जो पककर लार्वा निकलने का टाइम है वो लगभग 4 से 6 दिन के अंदर एग फूट कर या हैच होकर लार्वा के रूप में बदल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये कैटरपिलर है या जो ये सुंडी है वो कैसी होती है। उसका सिर काला होता है और उसका जो बॉडी है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे चलकर दूसरे प्लांट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। और शुरू शुरू में क्या करते हैं, लीफ शीथ और स्टेम जो होता है उसके बीच में ही रहते हैं। और फिर जब बढ़कर छेद करने लायक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां से हट जाते हैं। और उस अवस्था में क्या करते हैं, जमीन की जो सतह है, जैसे ये हमारे पास प्लांट है ना,
तो इस प्लांट्स की जो जमीन की सतह यहाँ से ये छेद कर लेते हैं और छेद क्या करते हैं, जो इसका लार्वा है वो यहाँ से छेद करके इसके अंदर पूरी की पूरी स्टेम के अंदर इस तरह से सुरंग बना लेता है। और जो लार्वा प्यूपा में भी बदलता है वो भी क्या करता है, इस स्टेम के अंदर ही बदलता है। और ये जो सुंडी है, ये जो कैटरपिलर है, ये स्टेम के अंदर एंटर करके फिलामेंट्स को खाते हुए ऊपर की तरफ पूरी की पूरी ये सुरंग बना लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब सुंडी है जो पूरी विकसित हो जाती है और उसके बाद ये पूर्ण विकसित होने में इसको 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, मतलब लगभग 21 से 30 दिन के अंदर ये जो सुंडी है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और इसके पश्चात ये क्या प्यूपा में बदल जाती है या कोशावस्था जिसको कहते हैं, बदल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड स्टेज आती है वो है क्रीमीकोश या प्यूपा। तो जब ये कैटरपिलर है ये पूरे विकसित हो जाता है, गन्ने को धरती की सतह से ऊपर एक छेद बनाकर इसे रेशमी धागे से बंद कर देती है। कौन करता है? इसका कैटरपिलर। कैटरपिलर स्टेम के अंदर एंटर करके जो छेद बनाता है उसको ये रेशम के धागे से बंद कर देता है और ये जब अंदर एंटर कर जाता है तो ये क्या करता है, प्यूपा की फॉर्म में बदल जाता है या क्रीमी कोश बना लेता है। वो जब एक कैटरपिलर क्रीमी कोश बनाता है तो इसका जो मुंह है उस छेद की तरफ होता है जो बनाकर ये अंदर की ओर एंटर करता है, तने के अंदर एंटर करके, और ये छेद की तरफ ही मुंह करके प्यूपा या क्रीमी कोश में बदल जाता है। और ये क्रीमी कोश जो अवस्था है ये लगभग एक सप्ताह की होते हैं। एक सप्ताह के बाद इसमें से फ्रूट निकलते हैं। और यदि जो सीजन है या जो मौसम है वो क्या हो, सर्दियों का हो, तो ये जो लार्वा है या कैटरपिलर है ये किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं करते हैं, मीन्स ये प्यूपा में बदलते नहीं हैं, ये उसी स्थिति में शीत निष्क्रियता में रहते हैं। और जब सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी मीन्स मार्च के महीने के आसपास ये एक्टिव हो जाते हैं और ये क्रीमी कोश में परिवर्तित हो जाते हैं और जो क्रीमी कोश से फ्रूट में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर ये क्या है, कहाँ से बाहर निकलते हैं, क्रीमी कोश से फ्रूट तो बन गए। फ्रूट बनने के बाद ये जब एडल्ट बन जाते हैं, वो एडल्ट जो छेद किया होता है, किसने छेद किया, जो कैटरपिलर स्टेम के अंदर छेद करके रेशमी धागे से कवर कर जाता है, उस छेद में से फिर ये एडल्ट बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है और इसका जो पंख विस्तार है वो लगभग 4 सेंटीमीटर तक होता है। और ये जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट इंसेक्ट होते हैं, फ्रूट किट होते हैं, ये निकलने के बाद रात के समय कॉपुलेशन क्रिया को करते हैं या मैथुन क्रिया को करते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद ही जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग शुरू कर देती है। और इस इंसेक्ट का लाइफ साइकिल लगभग 34 से 44 डेज में पूरा हो जाता है। अब देखो ये हमारी है फर्स्ट डेज है ना, फर्स्ट डेज से 4 से 6 डेज में किसमें कन्वर्ट हो गया, जो कैटरपिलर है या जिसको हम लार्वा कहते हैं या जो सुंडी अवस्था होती है। थर्ड हमारे पास जो अवस्था आती है वो है प्यूपा या क्रीमी कोश। और फोर्थ हमारे पास है एडल्ट। तो अब ये जो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद कॉपुलेशन प्रोसेस के जस्ट 2-3 डेज बाद एग लेइंग शुरू हो जाती है। अब ये क्वेश्चन है जी, ये हमें आप हमेशा इंसेक्ट में ध्यान रखो, ये जो 2-3 पॉइंट्स है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं इंसेक्ट के, कि जो इसमें मेटामॉर्फोसिस है वो किस प्रकार का पाया जाता है, दैट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। हर इंसेक्ट में याद रखने की बात है। और अगर आप लोग एक एक इंसेक्ट का ये जो वीडियो देखेंगे और अगर आप इसको रीड करते हो तो आपको आसानी भी रहेगी डिफ्रेंशिएट करने की, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि किस किस इंसेक्ट के प्रॉपर क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। और इसकी जो लाइफ साइकिल है 34 से 44 डेज की होती है। अब एक साल में कितनी जनरेशन देते हैं, 8। कितनी जनरेशन मिलती है, 8 जनरेशन, 8 पीढ़ियां एक साल में ये
तैयार करते हैं। तो मीन्स इसकी जो प्रोसेस है बनने की या इसकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कितनी फास्ट है कि 8 जनरेशन हमें 1 साल के अंदर मिल जाती है। और उसके बाद क्या है, उत्तरी भारत में जो ये इंसेक्ट है ये लगभग अक्टूबर से फरवरी तक कैटरपिलर अवस्था में ही रहता है। वो पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक क्या होता है, सर्दी का सीजन, और सर्दी के सीजन में ये जो इंसेक्ट का लार्वा है वो डीएक्टिवेट होके इनएक्टिव होके कोई भी क्रिया को नहीं करते हुए शीत निष्क्रियता को दर्शाता है। और फिर कब एक्टिव होता है, अगेन जब मार्च आता है तो एक्टिव होकर ये प्यूपा और प्यूपा से फिर ये प्रोड में बदल जाता है। और जो दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ये पूरे साल ही सक्रिय पाया जाता है। क्यों सक्रिय रहता है, बिकॉज उत्तर भारत के कंपैरेटिवली दक्षिण भारत का टेम्परेचर हमेशा ही राइज रहता है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आती कि ये इंसेक्ट शीत निष्क्रियता की प्रोसेस को दर्शाए। जबकि उत्तर भारत में जो टेम्परेचर है वो माइनस तक भी पहुंच जाता है। और ये जो इंसेक्ट है वो जितनी सर्दी ज़्यादा होगी ये इंसेक्ट शीत निष्क्रियता को ही दर्शाते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में ये दोनों ही एरिया में एक ही इंसेक्ट दो तरह से बिहेवियर शो करता है, और दैट इज कॉज ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएशन या टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण। तो ये जो स्पेसिफिक करेक्टर है अलग अलग इंसेक्ट के अलग अलग हैं। एक केस की लाइफ की स्टेजेस कितनी है, किसी में 3 है, एग, लार्वा और प्रोड, और किसी में हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो ये स्पेसिफिक हमें ध्यान रखना है कि किस इंसेक्ट की जो स्टेजेस क्या है और ये इंसेक्ट की कौन सी स्टेज डैमेज करती है ना, क्रॉप को जो डैमेज करते हैं वो क्या स्टेज डैमेज करती है, उसका अडल्ट करता है या उसका लार्वा करता है। थर्ड, इसकी जनरेशन कितनी बनती है, तो ये सबके एक स्पेसिफिक करेक्टर है। और जो बाहर से दिखाई देने वाले जैसे पंख कैसे हैं, काले धब्बे हैं, लाइनिंग है, वो ये उसके मॉर्फोलॉजी करेक्टर है। तो ये हमें ध्यान में भी रखना है कि ये जो इसका लाइफ साइकिल है उसमें कितनी स्टेजेस है और इसका प्रोसेस कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि इसका जो कंट्रोल है, इसका जो अटैक है वो ना हो, उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और सेकंड, अगर इस पे अटैक फसल पर इस इंसेक्ट का अटैक हो भी गया शुगर केन स्टेम बोरर का, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। कि फर्स्ट जो हमारे पास ये हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये हमारा काम है कि हम इसको प्रिकॉशनली कर सकते हैं कि जब गन्ने की कटाई करते हैं उसके बाद में जो जड़ या जो भी अवशेष होते हैं उनको जला देना चाहिए, बिकॉज अगर उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हुआ है तो जैसे नेक्स्ट फसल आएगी तो नेक्स्ट क्रॉप में भी उसका इंसेक्ट का अटैक हो जाएगा। और गन्ने की जो जड़ है उस पर हल्की मिट्टी चढ़ानी चाहिए, जिससे क्या हो कि उससे जमीन की सतह वाला भाग ढका हो। और जो लीव्स जिन लीव्स पर एग लेइंग हो चुकी है उन लीव्स को ढूंढ कर या ऑब्जर्व कर कर देख कर उनको नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जो खेतों में पानी है उसको रुकने नहीं देना चाहिए, इसको स्थिरता को रोकना चाहिए, है ना। और उसके बाद जब खेतों में हम बुआई करते हैं तो उस समय मिट्टी में 2 ग्राम गामा बीएचसी धूल की 30 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से हम यूज कर सकते हैं। और बुआई के समय क्या कर सकते हैं, गन्नों के ऊपर फीप्रोनिल और कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड आदि को हम डाल सकते हैं। और यदि इसका अटैक हो जाए, इस कीड़े का प्रकोप हो चुका है, तो हम कुछ केमिकल्स या कुछ दवाएं जिनको क्या है कि प्रति हेक्टेयर 1200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर दर से फसल पर हम लगभग 10 से 12 दिन के अंतर से 3-4 बार छिड़काव कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफाइसिल और इमिडाक्लोर। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि हम गन्ने की जो प्रतिरोध जातियां हैं उनको उगाएं या उनकी पैदावार करें जो गन्ने की प्रतिरोधी जातियां होती हैं। तो इस प्रकार के हम ये जो प्रॉपर तरीका है कंट्रोल करने का, और इसमें एक हमारे पास और सपोर्टिव फैक्टर होता है वो है नेचुरल एनिमीज, कि जो
इस इंसेक्ट के प्राकृतिक शत्रु होते हैं, उनको हम इन किसी भी अवस्था में जो परजीवी है उनको हम इसके ऊपर परजीवी के रूप में रख सकते हैं या परजीवी के रूप में यूज कर सकते हैं। एक है एग पैरासाइट जो इसके एग को नष्ट करेगा। ओके, सेकंड है हमारे पास सुंडी परजीवी जो कैटरपिलर पर अटैक करता है, कैटरपिलर पर परजीवी होता है। थर्ड है हमारे पास कृमि कोष परजीवी या जिसको हम कहते हैं प्यूपल फॉर्म, प्यूपल फॉर्म के ऊपर जो परजीवी, तो इन परजीवियों को यूज करके भी हम इस इंसेक्ट के प्रकोप से बच सकते हैं।